हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। यूनिट डायमेंशन का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। कोई इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि बताइए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, तो ये चेक करना सीखेंगे। और एक क्वांटिटी का डिपेंडेंसी अगर पता है कि ये क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से इन सभी क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना सीखेंगे, एक फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस कहाँ पे काम नहीं करेगा ये भी देखेंगे। और फिर लास्ट में सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जेई में और जेई एडवांस में पूछा गया भी 2 क्वेश्चन लेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, आइए डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है a बराबर b। यहाँ पे a और b बराबर है। a और b के बीच में इक्वलिटी है। इसका मतलब a का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम होगा। ये a अगर प्रेशर का डायमेंशन होगा तो ये b भी प्रेशर का डायमेंशन होगा। a अगर फोर्स का डायमेंशन है तो b भी फोर्स का डायमेंशन होगा। इक्वालिटी के दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होगा। तो यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ a बराबर डायमेंशन ऑफ b। a और b के बीच में इक्वालिटी है तो दोनों तरफ बराबर का डायमेंशन आएगा, सेम डायमेंशन होगा दोनों साइड। तो इसी को हम बेस बनाएंगे और इसी के हेल्प से किसी भी इक्वेशन को चेक करेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक, इक्वालिटी के दोनों साइड अगर डायमेंशन मैच करेगा तो बोलेंगे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और इक्वालिटी के दोनों साइड डायमेंशन मैच नहीं करेगा तो बोलेंगे इक्वेशन रॉन्ग है। एक इक्वेशन लेते हैं ऐसा, f बराबर mv²/r। ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे ये f फोर्स है और ये मास और ये m मास है और ये v स्पीड है और ये r लेंथ है। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इक्वालिटी के दोनों तरफ का डायमेंशन निकालेंगे और देखेंगे कि इक्वालिटी के दोनों तरफ डायमेंशन मैच किया या नहीं किया। दोनों तरफ डायमेंशन मैच करेगा तो बोलेंगे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं मैच करेगा तो बोलेंगे रॉन्ग है। ये F फोर्स है, इसका डायमेंशन mlt-2, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये m मास है, इसका डायमेंशन कैपिटल M। ये v स्पीड है, इसका यूनिट मीटर बाय सेकेंड, तो डायमेंशन lt-1। ये r लेंथ है तो यूनिट मीटर होगा और डायमेंशन कैपिटल L। ये तो इक्वालिटी के इस साइड फोर्स है
तो इसका डायमेंशन यहाँ पे दिख रहा है ये MLT-2। अब इक्वालिटी के इस साइड ये मास है, इसका डायमेंशन कैपिटल M। ये V स्पीड है, इसका डायमेंशन LT-1 LT-1, और इस पे स्क्वायर है V पे, तो इस पे स्क्वायर। ये R लेंथ है, तो इसका डायमेंशन कैपिटल है, तो बाय R के जगह पे इसका डायमेंशन कैपिटल है ये। तो यहाँ से देखिए M L का पावर 2 और T का पावर -1 इंटू 2, तो T का पावर -2 बाय ये L। तो यहाँ पे एक L से एक L कटेगा और ये MLT-2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वालिटी के इस साइड का डायमेंशन MLT-2 और इक्वालिटी के इस साइड का डायमेंशन भी MLT-2 आया। तो दोनों साइड डायमेंशन मैच किया, इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, यहाँ पे एक चीज सोच के देखिए आप, इस mv²/r के फैक्टर में, कोफिशिएंट में, यहाँ पे अगर मैं कोई भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट नंबर ले लूँ, कोई भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट नंबर 4, 5, 7, 6, 8 कुछ भी मान लीजिए 7 ले लेते हैं, F बराबर 7 mv²/r। अभी भी अगर इस इक्वेशन को चेक करेंगे तो ये डायमेंशनली करेक्ट ही आएगा, क्योंकि 7 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अभी भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ही होगा। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है अभी भी, पर न्यूमेरिकली ये इक्वेशन रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर 9, 8, 4, 7, 17, 18 कोई भी नंबर ले लेंगे तो डायमेंशन इसको सही बताएगा, पर न्यूमेरिकली रियलिटी में ये इक्वेशन रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होगा। यहाँ पे कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट नंबर ले लेंगे तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट ही होगा। डायमेंशन इक्वालिटी के दोनों तरफ सेम ही आएगा, क्योंकि डायमेंशन लेस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। एक इक्वेशन है S बराबर ut प्लस हाफ AT²। यहाँ पे ये S डिस्प्लेसमेंट है, तो लेंथ है, इसका डायमेंशन कैपिटल L होगा। ये u वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन LT-1 और यूनिट मीटर बाय सेकेंड, डायमेंशन LT-1। और ये A एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, तो डायमेंशन होगा कैपिटल L बाय कैपिटल T², और T² को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो T का पावर -2 हो जाएगा, कैपिटल L T-2। ये होगा एक्सीलरेशन का डायमेंशन। और ये T टाइम है, तो टाइम का यूनिट सेकेंड और डायमेंशन कैपिटल T। हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, ये चेक करना है। तो इक्वालिटी के दोनों तरफ का डायमेंशन निकालेंगे, मैच करेगा तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, नहीं मैच करेगा तो रॉन्ग होगा। इक्वालिटी के इस साइड डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन कैपिटल L। इक्वालिटी के इस साइड अब ये u वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन LT-1। और ये T टाइम है, तो इसका डायमेंशन कैपिटल T। तो ये आया प्लस, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये 1/2, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन होगा A का, तो A एक्सीलरेशन है, इसका डायमेंशन LT-2।
एल टी माइनस टू, और ये टी स्क्वायर है तो टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, और टी पे स्क्वायर है तो कैपिटल टी पे स्क्वायर। ये आया इक्वालिटी के इस साइड का डायमेंशन। अब यहाँ पे देखिए ये L और ये T, और ये T का पावर -1 है तो इसको हम नीचे में लिखेंगे तो T का पावर +1 होगा, तो LT/T प्लस ये LT स्क्वायर, और ये T का पावर -2 है, इसको नीचे में लिखेंगे तो T का पावर 2, तो यहाँ पे T से T कटेगा, T स्क्वायर से T स्क्वायर कटेगा, और ये L प्लस L आएगा, L प्लस L, तो लेंथ का डायमेंशन प्लस लेंथ का डायमेंशन बराबर लेंथ का डायमेंशन ही मिलेगा। L प्लस L बराबर L ही आता है, क्योंकि 6 मीटर प्लस 2 मीटर, 6 मीटर प्लस 2 मीटर बराबर 8 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मीटर प्लस मीटर बराबर मीटर, तो इन तीनों का नंबर तो अलग अलग है 6 to 8, लेकिन ध्यान से देखिए तो इन तीनों का यूनिट सेम है, मीटर मीटर मीटर। तो मीटर में मीटर को जोड़ेंगे तो मीटर ही मिलेगा, या फिर मीटर में से मीटर को घटाएंगे तब भी मीटर ही मिलेगा, ये हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन प्लस लेंथ का डायमेंशन बराबर लेंथ का डायमेंशन, ये मिला। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, इक्वालिटी के इस साइड का डायमेंशन कैपिटल L और इक्वालिटी के इस साइड का डायमेंशन भी कैपिटल L आया, तो इक्वालिटी के दोनों तरफ डायमेंशन मैच कर रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इनको आप जानते भी होंगे, ये मोशन 1D का इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे। ओके, तो यहाँ पे फिर से वही चीज, इस कांस्टेंट नंबर का वैल्यू अगर हम बदल दें, अगर इक्वेशन ऐसा लिखें ऐसा s बराबर, यहाँ पे भी कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट डाल सकते हैं ut के पीछे, तो 3ut प्लस 7/2 at², ये ऐसा, तो ये 3 और ये 7/2 डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इस 3 और 7/2 के बारे में डायमेंशन कुछ नहीं बताएगा। अभी भी अगर हम इस इक्वेशन को चेक करें तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ही आएगा। और ध्यान से देखिए तो न्यूमेरिकली ये इक्वेशन करेक्ट है, रियलिटी में ये इक्वेशन करेक्ट है, पर रियलिटी में या न्यूमेरिकली ये इक्वेशन रॉन्ग है, क्योंकि मोशन 1D का इक्वेशन ऐसा होता है ST इक्वेशन, इस तरह से नहीं होता है, तो ये इक्वेशन न्यूमेरिकली रॉन्ग है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, पर रियलिटी में या न्यूमेरिकली ये इक्वेशन करेक्ट है और ये इक्वेशन रॉन्ग है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब वो इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है, इक्वालिटी के दोनों तरफ का डायमेंशन ही मैच नहीं किया, इसका मतलब वो इक्वेशन पक्का रॉन्ग है, डायमेंशनली भी और न्यूमेरिकली भी। रियलिटी में भी वो इक्वेशन रॉन्ग होगा अगर इक्वालिटी के दोनों तरफ डायमेंशन मैच नहीं किया तो। ठीक है, तो ये दोनों कंक्लूजन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये समझ में आया, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों कंक्लूजन यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे कैसे दे दूंगा दिल तुझको यार, महंगा पड़ेगा ये मेरा
if if an equation if an equation is dimensionally correct, then that equation may be numerically correct or wrong. यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है। बट if an equation is dimensionally wrong, then that equation must be numerically wrong। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो इक्वेशन न्यूमेरिकली भी रॉन्ग ही होगा। ठीक, तो इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक क्वांटिटी का डिपेंडेंसी अगर पता है कि ये किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो उन सभी क्वांटिटी के बीच डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से एक रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करें। Establish relation between quantities with the help of dimensional analysis. Establish relation between quantities with the help of dimensional analysis। एक क्वांटिटी का डिपेंडेंसी अगर पता है कि ये किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से इन सभी क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है ये देखते हैं। मान लीजिए कि एक क्वांटिटी है Q और ये डिपेंड कर रहा है तीन क्वांटिटी पे, T पे, U पे और V पे। तो अभी सिर्फ इतना पता है कि ये Q क्वांटिटी T, U और V इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। अब T का पावर +1 है या -2 है या +2 है ये नहीं पता। इसी तरह से U और V का पावर पॉजिटिव है या निगेटिव है या कितना है ये नहीं पता। निगेटिव होगा जिसका पावर वो डिवाइड में आएगा नीचे, तो पावर अभी सबका नहीं पता। तो मान लेते हैं T का पावर A, U का पावर B और V का पावर C। और अब यहाँ से Q का और TUV का डायमेंशन इक्वेट करेंगे। दोनों तरफ डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो A, B और C का वैल्यू मिलेगा और उसी A, B, C के वैल्यू को वापस इसमें यहाँ पे पुट करेंगे तो Q, T, U और V में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। ओके, तो प्रोसेस समझ में आया। आइए अब इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं।
तो देखिए एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है और स्ट्रिंग के दूसरे एंड से एक बॉल बंधा हुआ है। इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। ये बॉल वर्टिकली ऐसे लटक रहा है, हैंग कर रहा है। अब अगर इस बॉल को यहाँ से थीटा एंगल ऊपर ले जाके, यहाँ से थीटा एंगल ऐसे ऊपर ले जाके यहाँ से रिलीज कर दूँ, छोड़ दूँ, तो ये बॉल इस तरह से ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे इस स्ट्रिंग का लेंथ है L और इस जगह पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G। इस G को आप लोग जानते होंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, ये L है इस बॉल के सेंटर से स्ट्रिंग के सस्पेंशन पॉइंट तक का ये पूरा लेंथ। तो यहाँ पे इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है और सिर्फ इतना पता है कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड डिपेंड करता है स्ट्रिंग के लेंथ पे और G पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इतना पता है सिर्फ। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, L का पावर A और G का पावर B मानेंगे, क्योंकि L का पावर क्या है नहीं पता, G का पावर कितना है नहीं पता। तो L और G का पावर A और B मान लेंगे और दोनों तरफ डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से डायमेंशन इक्वेट करेंगे। अब यहाँ से डायमेंशनल एनालिसिस लगाएंगे, दोनों तरफ डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो A और B का वैल्यू मिलेगा और उसी A B को वापस इसमें यहाँ पे पुट करेंगे तो T L और G में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये T टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, इसमें मास नहीं है, मास नहीं है, तो मास यानी कैपिटल L M और इसका पावर 0, क्योंकि मास नहीं है। लेंथ भी नहीं है इसमें, तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L और इसका पावर भी 0, लेकिन इसमें टाइम है तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल T और इसका पावर 1। ये है इसका डायमेंशन। अब इस साइड डायमेंशन देखते हैं और दोनों तरफ के डायमेंशन को इक्वल करेंगे। ये L लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L और इसका पावर A। ये G एक्सीलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, तो एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, तो डायमेंशन होगा L बाय कैपिटल T स्क्वायर और नीचे से L स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो LT माइनस 2, LT माइनस 2, इसका पावर B। ओके, तो इस तरफ डायमेंशन मिला L का पावर A और यहाँ पे मिला L का पावर B। तो जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है, तो L का पावर लिखा जाएगा A प्लस B, A प्लस B, और T का पावर -2 इंटू B, तो T का पावर -2B, और इस साइड है M का पावर 0, L का पावर 0 और T का पावर 1। इक्वालिटी के इस साइड भी मास नहीं है, इस साइड भी मास नहीं है, तो कैपिटल M का पावर 0। तो ये आया इस इक्वालिटी के इस साइड का डायमेंशन। अब दोनों तरफ डायमेंशन इक्वेट करना है, तो यहाँ पे L का पावर A प्लस B है और इस साइड L का पावर 0 है, तो L का डायमेंशन तभी इक्वल होगा जब A प्लस B 0 के बराबर होगा। तो A प्लस B बराबर 0, A प्लस B बराबर 0। इस तरफ T का पावर है -2B और इस साइड T का पावर है 1, तो T का डायमेंशन बराबर करना है तो -2B बराबर 1 होना पड़ेगा, -2B बराबर 1। इस साइड M का पावर 0, इस साइड भी M का पावर 0। तो अपने पास वेरिएबल भी दो ही है, A और B, तो इन दोनों इक्वेशन से A और B का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से देखें तो ये माइनस उस तरफ जाएगा तो B बराबर मिलेगा -1 और ये 2 डिवाइड में,
तो b बराबर मिलेगा -1 और 2 डिवाइड में तो -1/2। इसी b के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो a का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से a बराबर, ये b उस तरफ जाएगा तो -b, a बराबर -b, तो a बराबर माइनस और b के जगह पे -1/2 तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस और a बराबर मिला +1/2। ये तो a और b का वैल्यू मिल गया। इसी a b के वैल्यू को यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे तो t l और g में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो t प्रोपोर्शनल l का पावर a और a का वैल्यू +1/2, l का पावर +1/2 और g का पावर b, तो g का पावर b और b का वैल्यू -1/2 ये। तो यहाँ से t प्रोपोर्शनल l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2, इसको अगर नीचे लिखें तो g का पावर +1/2 होगा। तो t प्रोपोर्शनल l/g दोनों पे पावर 1/2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं l/g और इस पूरे का पावर 1/2। और पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, कहीं पे ऐसा लिखा है √x, तो ये बराबर हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2। रूट का मतलब पावर हाफ, तो इस पावर हाफ का मतलब इस पे रूट चढ़ा सकते हैं। तो t प्रोपोर्शनल पावर हाफ को हटाएंगे और रूट लगा देंगे √l/g ऐसा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट आएगा। तो t इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे और इक्वलिटी डालेंगे तो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट आएगा k और ये √l/g। इस k का वैल्यू प्रैक्टिकली 2π आता है, प्रैक्टिकली 2π। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t बराबर k के जगह पे 2π और ये √l/g ये। तो ये रिलेशन मिला t l और g के बीच। इस सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये, t बराबर 2π √l/g। डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम लोग टाइम पीरियड l और g का डिपेंडेंस, टाइम पीरियड l और g पे डिपेंड करता है ये पता था, तो t l और g में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिए। ओके, तो इस प्रोसेस को समझिएगा। अभी हम एक क्वेश्चन इस पे और लेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो उम्मीद है। तो देखिए क्वेश्चन है, एक लिक्विड है और इसमें एक बॉल को यहाँ से हम रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये बॉल वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। तो इस लिक्विड मीडियम के वजह से वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉल पे एक फोर्स लगता है जिसको रेसिस्टेंस फोर्स बोलते हैं, मीडियम रेसिस्टेंस। अगर बड़ी स्पीड में हम लोग भी चलते हैं तो पीछे की तरफ मीडियम के वजह से एक झटका फील होता है, उसी को मीडियम रेसिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। तो ये मीडियम रेसिस्टेंस फोर्स है। इस बॉल का रेडियस है r, ठीक। तो ये बॉल जब v वेलोसिटी से नीचे जाएगा तो इस बॉल पे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में मीडियम रेसिस्टेंस फोर्स कितना लगेगा ये फाइंड करना है। और यहाँ पे ये मीडियम रेसिस्टेंस फोर्स Fr का डिपेंडेंसी पता है कि ये किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है n बॉल का रेडियस और बॉल के वेलोसिटी पे। यहाँ पे ये n कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये अभी समझाते हैं। वैसे ये आगे फ्लूइड्स मैकेनिक्स में
और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि फ्लूइड्स मैकेनिक्स में ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगा। अभी हम इसको समझा देते हैं कि ये क्या होता है। ये मान लीजिए फ्लूइड है और फ्लूइड का ये लेयर सब है। एक लेयर का वेलोसिटी है v1 और दूसरे लेयर का वेलोसिटी है v2। इन दोनों लेयर के बीच ये वर्टिकल सेपरेशन है dx, ठीक। तो इन दोनों लेयर का वेलोसिटी अलग अलग है। ये दोनों लेयर एक दूसरे लेयर के साथ ऐसे कांटेक्ट में है और दोनों लेयर का वेलोसिटी अलग अलग है, रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच। तो दोनों का वेलोसिटी अगर अलग अलग है तो दोनों लेयर अगर ऐसे चलेगा तो एक दूसरे लेयर पे घिसटाता हुआ जाएगा। दोनों लेयर के बीच एक घर्षण होगा, क्योंकि दोनों लेयर का वेलोसिटी अलग अलग है, दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है, अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है। तो दोनों लेयर के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि दोनों लेयर एक दूसरे पे घसटा रहा है, घिसा रहा है। तो दोनों के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा और ये फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है म्यू ए dv बाय dx। यहाँ पे ये dv इन्हीं दोनों लेयर के बीच चेंज इन वेलोसिटी है और ये dx इन्हीं दोनों लेयर के बीच का वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल सेपरेशन है। और ये a इन दोनों लेयर का कॉन्टैक्ट एरिया है और ये म्यू, सॉरी यहाँ पे ये म्यू नहीं, ये n होता है, n यही वाला n, ये n कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो अब पता चला ये n क्या है। ये n कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये इस लिक्विड का प्रॉपर्टी है। लिक्विड चेंज होगा तो ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ से इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर लिखा जाएगा f dx और ये a dv इसके डिवाइड में। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर f dx और a dv नीचे में, ये a dv इसके नीचे में। यहाँ से इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट मिलेगा, फोर्स का यूनिट kg मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ये dx लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर, ये a एरिया है तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर और ये dv चेंज इन वेलोसिटी है तो इसका यूनिट मीटर बाई सेकेंड। तो इस बाई सेकेंड को यहाँ पे ऊपर में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीटर से मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा, एक सेकेंड से एक सेकेंड भी कटेगा। तो इसका यूनिट मिलेगा kg बाय सेकेंड मीटर, kg बाय सेकेंड मीटर। इसका डायमेंशन लिखा जाएगा kg का कैपिटल M और ये सेकेंड नीचे से ऊपर जाएगा तो t का पावर -1 और ये मीटर भी नीचे से ऊपर जाएगा तो l का पावर -1। ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ये रेसिस्टेंस फोर्स है ना, ये मीडियम रेसिस्टेंस, ये फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इसका डायमेंशन आना चाहिए इस फोर्स को एनालाइज करने के लिए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन में इसका यूज आ रहा है। तो कौन क्वांटिटी क्या है, किसका मतलब क्या होता है, ये पता है कि कौन क्वांटिटी क्या है, तो उसका यूनिट और डायमेंशन तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि यूनिट डायमेंशन चल रहा है। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स, ये मीडियम रेसिस्टेंस फोर्स का डिपेंडेंसी पता है, ये डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। ये मीडियम का प्रॉपर्टी है, मीडियम प्रॉपर्टी पे तो डिपेंड करेगा ही। इस बॉल के साइज पे, इस बॉल के साइज पे यानी कि इस बॉल के रेडियस पे और इस बॉल के वेलोसिटी पे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो Fr, N, R और V के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो प्रोसेस वही रहेगा, N का पावर A, R का पावर B और V का पावर C। दोनों तरफ डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो इस तरफ फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2
और इस साइड ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशन ml-1 t-1, ml-1 t-1, इसका पावर a, और ये r लेंथ है, r रेडियस है, तो इसका डायमेंशन कैपिटल L, इसका पावर b, और ये v वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन lt-1, इसका पावर c, और दोनों तरफ डायमेंशन इक्वेट करेंगे, तो ये बराबर लिखा जाएगा m का पावर a, इधर कहीं पे m नहीं है तो m का पावर a, l का पावर यहाँ पे -1 इंटू a, यहाँ पे b, और l का पावर यहाँ पे c, तो l का पावर लिखा जाएगा -a प्लस b प्लस c, -a प्लस b प्लस c, और t का पावर यहाँ पे है -1 इंटू a, माइनस a, और यहाँ पे है -1 इंटू c, माइनस c, तो t का पावर लिखा जाएगा -a माइनस c। दोनों तरफ डायमेंशन इक्वेट होना है तो ml और t के पावर को इक्वेट करना पड़ेगा, तो इस साइड m का पावर a, इस साइड m का पावर 1, तो a बराबर 1, इस साइड l का पावर -a प्लस b प्लस c, -a प्लस b प्लस c, और इस साइड l का पावर 1, तो -a प्लस b प्लस c बराबर 1, इस साइड t का पावर -a माइनस c, और इस साइड t का पावर -2, तो -a माइनस c बराबर -2। इक्वेशन नंबर 1 2 3, तो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल भी है a b और c, a b और c, तो तीन इक्वेशन के हेल्प से a b c मिल जाएगा। तो देखिए a बराबर 1 तो पहले ही यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे दोनों तरफ इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो -a प्लस c अंदर में बचेगा बराबर -2, तो माइनस से माइनस कटा तो a प्लस c बराबर 2, तो यहाँ से लिखा जाएगा c बराबर 2 माइनस a, c बराबर 2 माइनस a, तो c बराबर 2 माइनस, और a का वैल्यू है 1, तो 1, तो c बराबर मिलेगा 2 माइनस 1, तो c बराबर 1 मिला। अब इसी a c के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो b का वैल्यू मिलेगा, तो इसमें पुट करेंगे तो -a, माइनस, और a के जगह पे 1 प्लस b, और फिर प्लस c, तो प्लस c का वैल्यू भी 1 है, बराबर 1, तो यहाँ पे देखिए -1 से +1 कटेगा और b बराबर भी 1 मिला, ये b बराबर भी 1 मिला। तो अब इसी a b और c के वैल्यू को इसमें रखेंगे तो f n r और v में एक रिलेशन मिलेगा। F बराबर मीडियम रेसिस्टेंस फोर्स बराबर, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, इक्वलिटी डालेंगे तो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट आएगा k, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, n का पावर a, तो a का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है 1, तो n का पावर 1, r का पावर b, तो r का पावर b, और b का वैल्यू भी 1 है, तो r का पावर 1, और v का पावर c का वैल्यू भी 1 है, तो 1, तो ये एफ आर रेसिस्टेंस फोर्स आया, मीडियम रेसिस्टेंस, के एन आर भी, ये यहाँ से प्रैक्टिकली इस डायमेंशन लेस कांस्टेंट का वैल्यू प्रैक्टिकली इस k का वैल्यू 6 पाई आता है, 6 पाई। तो ये एफ आर बराबर लिखा जाएगा रेसिस्टेंस ड्यू टू मीडियम, ये लिखा जाएगा 6 पाई एन आर भी। तो ये एक फॉर्मूला मिला। अगर n कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले मीडियम में r रेडियस का बॉल v वेलोसिटी से चल रहा है तो उस बॉल पे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा 6 पाई एन आर भी। तो हमें यहाँ पे ये रेसिस्टेंस फोर्स, मीडियम रेसिस्टेंस किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ये पता था। तो डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से हम
रेसिस्टेंस, मीडियम रेसिस्टेंस फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, रेडियस ऑफ बॉल और वेलोसिटी ऑफ बॉल में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिए। तो इस प्रोसेस को देखिए, ध्यान से समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अब देखिए, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो अभी देखेंगे ये छोटा है पर इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इक्वेशन है ऐसा, y बराबर साइन थीटा, तो यहाँ पे ये थीटा एंगल है, और एंगल का यूनिट तो होता है रेडियन, पर एंगल डायमेंशन लेस होता है। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये एंगल डायमेंशन लेस होता है। ठीक ठीक। अब देखिए क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है y बराबर a साइन ए एक्स माइनस बी टी, और यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का यूनिट और डायमेंशन बताइए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, थीटा के जगह पे, एंगल के जगह पे ये क्वांटिटी है, ये पूरा, तो ये पूरा क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगा। और हमें ये भी पता है कि दो सेम यूनिट वाला क्वांटिटी ही एक दूसरे में से घटता है, और घटने के बाद जो रिजल्ट में मिलता है उसका यूनिट भी सेम ही होता है। तो अगर इस पूरे का डायमेंशन 1 होना है, डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन 1, तो अगर इस पूरे को डायमेंशन लेस होना है तो ये ax भी डायमेंशन लेस होगा और ये bt भी डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस मतलब 1, तभी ना डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस घटेगा तो डायमेंशन लेस ही मिलेगा। तो डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन को 1 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे ax का डायमेंशन 1 के बराबर, bt का डायमेंशन 1 के बराबर, तो a इंटू एक्स बराबर 1, b इंटू टी बराबर 1। यहाँ पे ये x है लेंथ और t है टाइम, तो यहाँ से a का यूनिट मिलेगा 1/x, और x है लेंथ, तो लेंथ का यूनिट मीटर, तो 1/मीटर। तो ये है a का यूनिट, और a का डायमेंशन लिखना चाहें तो 1/मीटर का डायमेंशन कैपिटल L को ऊपर लिखेंगे तो L का पावर -1, ये है a का डायमेंशन। इसी तरह से इस b का डायमेंशन भी लिख सकते हैं। यहाँ से b बराबर 1/टाइम, और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो 1/सेकेंड, ये है b का यूनिट, और डायमेंशन लिखें b का तो 1/सेकेंड का कैपिटल t को ऊपर ले जाएंगे तो t का पावर -1, तो ये होगा b का डायमेंशन। ठीक, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसको सोचिए, समझिए और छापिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये कोई खिला नहीं, कहीं पे अगर लिखा है y बराबर e⁻x, तो e के पावर में जो भी क्वांटिटी है ये भी यूनिट लेस होता है। तो यहाँ पे e के पावर में x है तो ये भी यूनिट लेस होगा। ठीक, अब इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। y बराबर e⁻x माइनस 1/c इंटू टी, या t/c, या t/c। और फिर से क्वेश्चन वही है कि फाइंड यूनिट ऑफ a एंड c। यूनिट या डायमेंशन, यूनिट मिल जाएगा तो डायमेंशन भी मिल ही जाएगा। तो यूनिट ऑफ a एंड c फाइंड करना है। अब हमें पता है e के पावर में ये क्वांटिटी है,
ये, तो ई के पावर में जो क्वांटिटी होता है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, और ये इसमें से घट रहा है, तो दो सेम यूनिट वाला ही एक दूसरे में से घटेगा और जो रिजल्ट में मिलेगा उसका यूनिट भी सेम ही होगा। तो इस पूरे का यूनिट अगर यूनिट लेस होना है, ये इस पूरे को अगर यूनिट लेस होना है तो AX भी यूनिट लेस होगा और T/C भी यूनिट लेस होगा, तभी यूनिट लेस में से यूनिट लेस घटेगा तो यूनिट लेस ही मिलेगा। तो यूनिट लेस मतलब यूनिट 1, तो AX = 1 और T/C = 1, तो यहाँ से A का यूनिट आएगा 1/x, और ये x लेंथ है और T टाइम है, x लेंथ है और T टाइम है। 1/x तो यूनिट आएगा 1/x लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर, तो A का ये है यूनिट। यहाँ से C का यूनिट क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो C बराबर T और T टाइम है तो इसका यूनिट सेकेंड, तो C का यूनिट भी सेकेंड। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट छोटा है पर इम्पोर्टेंट सब है, इसको ध्यान से अगर किसी इक्वेशन में log x है, y बराबर सम कांस्टेंट इनटू log x, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होगा x के जगह पे, ये क्वांटिटी भी यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस होता है। y बराबर k log x/c माइनस T/b, और क्वेश्चन में है कि फाइंड यूनिट ऑफ C एंड B। यहाँ पे ये x लेंथ है और T टाइम है, तो log के साथ यहाँ पे देखिए इस x के जगह पे ये होल टर्म है, तो x और इसका यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है, इसका मतलब ये पूरा क्वांटिटी यूनिट लेस होगा, तो ये भी यूनिट लेस होगा और ये भी यूनिट लेस होगा, तभी यूनिट लेस में से यूनिट लेस घटेगा तो यूनिट लेस ही मिलेगा। यूनिट लेस मतलब यूनिट 1, तो x/c का यूनिट 1 के बराबर और T/b का यूनिट 1 के बराबर, तो यहाँ से c बराबर मिलेगा x, और ये x लेंथ है तो x का यूनिट मीटर, तो c का यूनिट भी मीटर, और यहाँ से t बराबर मिलेगा b बराबर t, तो t टाइम है तो टाइम का यूनिट सेकेंड, तो b का यूनिट भी सेकेंड। ओके ओके ओके, इसको देखिए ध्यान से और समझिएगा कि log x में यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगा वो यूनिट लेस होगा x के जगह पे, तो x के जगह पे ये पूरा था तो ये यूनिट लेस है, इसका मतलब ये भी यूनिट लेस और ये भी यूनिट लेस, यूनिट लेस मतलब यूनिट 1 के बराबर, तो इसी के बेसिस पे C और B का यूनिट निकाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इम्पोर्टेंट। एक काम करते हैं, पहले डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस काम नहीं करता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसका पहला लिमिटेशन है द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट कैन
कैलकुलेटेड। अगर किसी इक्वेशन में डायमेंशन लेस कांस्टेंट नंबर है कोई, तो उस डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि किसी डायमेंशन लेस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये हम लोग देखे भी थे। जैसे अगर कोई इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो 1/2 है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसके बारे में डायमेंशन कुछ नहीं बताएगा। तो इस 1/2 के जगह पे अगर कोई और नंबर दे दे तब भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ही होगा। और हमको पता है कि 1/2 के जगह पे अगर कोई और नंबर दे देंगे तो ये इक्वेशन न्यूमेरिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो इन सब जगह पे डायमेंशनल एनालिसिस काम नहीं करता है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस कुछ नहीं बताता है। इसका दूसरा लिमिटेशन है इफ एन इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन साइन एक्स या कॉस ए एक्स प्लस माइनस बी टी जैसा, या लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग ए एक्स प्लस माइनस बी टी जैसा, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x जैसा, e टू द पावर x प्लस माइनस बी टी। इस तरह का फंक्शन अगर किसी इक्वेशन में है तो उस इक्वेशन को हम डायमेंशनली एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइन थीटा में थीटा के जगह पे, एंगल के जगह पे x है और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। यहाँ पे कॉस थीटा में थीटा के जगह पे ये क्वांटिटी है ए एक्स प्लस माइनस बी टी, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगा। इसी तरह से log x में x के जगह पे ए एक्स प्लस माइनस बी टी है, तो log x में इस x का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये अभी हम लोग देखे भी हैं। तो यहाँ पे इस क्वांटिटी का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये इस x के जगह पे है। इसका कोई इसके बारे में डायमेंशन एनालिसिस कुछ नहीं बताएगा। और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x जैसा फंक्शन, e टू द पावर x प्लस माइनस बी टी जैसा अगर कोई फंक्शन है, तो e के पावर में जो क्वांटिटी है वो भी डायमेंशन लेस होता है, उसके बारे में भी डायमेंशन एनालिसिस कुछ नहीं बताएगा। तो अगर किसी इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ऐसे इक्वेशन को डायमेंशनल एनालिसिस एनालाइज नहीं कर पाएगा। तो ऐसी जगह पे डायमेंशनल एनालिसिस काम नहीं करता है। और तीसरा लिमिटेशन है कि इफ a quantity depends more than 3 factor, अगर कोई क्वांटिटी 3 क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो इस तरह के क्वांटिटी को भी हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे, अगर कोई क्वांटिटी है Q और ये डिपेंड कर रहा है 3 से ज़्यादा क्वांटिटी पे, T, U, V और W पे, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि अगर कोई क्वांटिटी 2 या 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो T का पावर A, U का पावर B और V का पावर C ऐसे करते थे और दोनों साइड डायमेंशन इक्वेट करते थे, तो A, B और C का वैल्यू मिलता था और उसी A, B, C के वैल्यू को वापस इसमें पुट करते थे, तो Q, T, U और V में एक
रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा तो देखिए t का पावर a, u का पावर b, v का पावर c और w का पावर d ऐसे आएगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के दोनों साइड डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो q का डायमेंशन m, l और t के फॉर्म में कुछ आएगा। मान लेते हैं m का पावर x, l का पावर y और t का पावर z है। और इस साइड भी t, u, v और w का डायमेंशन लिखेंगे और फिर t के डायमेंशन का पावर a, u के डायमेंशन का पावर b, v के डायमेंशन का पावर c और w के डायमेंशन का पावर d लिखेंगे। तो इस साइड भी m, l और t के फॉर्म में डायमेंशन मिलेगा। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, m का पावर a प्लस b प्लस c प्लस d के फॉर्म में कुछ मिलेगा। यहाँ l का पावर भी c प्लस d के फॉर्म में कुछ मिलेगा। t का पावर भी c माइनस d इस फॉर्म में कुछ मिलेगा। a, b, c और d के फॉर्म में m, l और t का पावर मिलेगा। और अब यहाँ से अगर दोनों तरफ डायमेंशन इक्वेट करेंगे, m, l और t का पावर इक्वेट करेंगे तो हमें 3 इक्वेशन मिलेगा। m का पावर इक्वेट करेंगे तो पहला इक्वेशन, l का पावर इक्वेट करेंगे तो दूसरा इक्वेशन और t का पावर इक्वेट करेंगे तो तीसरा इक्वेशन मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो अपने पास वेरिएबल 4 है, a, b, c और d। तो 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन अगर है तब तो वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, वो वेरिएबल मिल जाएगा। लेकिन वेरिएबल का नंबर अगर इक्वेशन के नंबर से ज़्यादा है तो वो वेरिएबल कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई क्वांटिटी 3 क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर गया तो हम डायमेंशनली उसको एनालाइज, रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन more than 3 factor, then that quantity can not be dimensionally analyzed। ओके, तो ये है डायमेंशनल एनालिसिस का 3 लिमिटेशन कि कहाँ कहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस काम नहीं करता है। तो इसको छाप लीजिए, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। तो देखिए जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक क्वांटिटी है D, ये डिपेंड कर रहा है रो, S और F के। यहाँ पे ये D डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मीटर और डायमेंशन कैपिटल L। ये रो डेंसिटी है, डेंसिटी, तो इसका यूनिट kg/m³ और डायमेंशन L, कैपिटल M/कैपिटल L का क्यूब, कैपिटल M और बाय कैपिटल L का क्यूब। इसको ऊपर में लिखेंगे तो L का पावर -3 ये, और ये S इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर
पर यूनिट एरिया। अभी इंटेंसिटी और ये पावर ये सब थोड़ा आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन में आ रहा है तो इंटेंसिटी और पावर के फॉर्मूला में जो क्वांटिटी सब आ रहा है वो क्वांटिटी सब पता है, तो इंटेंसिटी और पावर वगैरह का यूनिट या डायमेंशन तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर पर यूनिट एरिया, और पावर इक्वल टू होता है एनर्जी, चेंज इन एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। तो पावर का यूनिट क्या मिलेगा? पावर का यूनिट होगा एनर्जी का यूनिट बाय टाइम का यूनिट। तो एनर्जी का यूनिट केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो ये है पावर का यूनिट, ये लिखा जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड क्यूब। तो पावर का यूनिट मिल गया, एरिया का यूनिट पता है तो इंटेंसिटी का यूनिट भी हम लोग लिख सकते हैं। पावर का यूनिट यहाँ पे दिख रहा है केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड क्यूब, और नीचे है एरिया, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा। अब इसको मिटा देते हैं पावर के यूनिट को। इंटेंसिटी के यूनिट के लिए हम लोगों को पावर का यूनिट निकाले थे, तो इंटेंसिटी का यूनिट मिला केजी बाय सेकेंड क्यूब, और इसका डायमेंशन लिखा जाएगा केजी का कैपिटल एम और सेकेंड का कैपिटल टी, पर इसको नीचे से ऊपर ले जाना है तो टी का पावर -3। इसको यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल एम और टी का पावर -3। ये है इंटेंसिटी का डायमेंशन, और ये एफ फ्रीक्वेंसी है, एफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन कैपिटल टी, तो 1/कैपिटल टी, और कैपिटल टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी का पावर -1। तो ये होगा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जब हम यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो ये D प्रोपोर्शनल आता है S का पावर 1/n के। D प्रोपोर्शनल आता है S का पावर 1/n। तो यहाँ पे ये n फाइंड करना है, ये n का वैल्यू क्या होगा, ये है क्वेश्चन में व्हाट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें डायमेंशनल एनालिसिस लगाते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी के दोनों तरफ डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो यहाँ से S का पावर मिलेगा, और उसी पावर को यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम इस रो का पावर A है, S का पावर B है और F का पावर C है। डायमेंशनल एनालिसिस में पावर ऐसे ही मानते हैं, अभी अभी देखे भी थे हम लोग। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के इस तरफ का डायमेंशन है कैपिटल L, इसमें मास नहीं है तो मास का पावर कैपिटल M का पावर 0, टाइम भी नहीं है तो कैपिटल T का पावर 0। और इस तरफ ये रो है डेंसिटी, इसका डायमेंशन ml-3, इसका पावर A, और ये S है इंटेंसिटी, इसका डायमेंशन mt का पावर -3, mt का पावर -3, और इसका डायमेंशन B, और ये F है फ्रीक्वेंसी, इसका डायमेंशन होता है t का पावर -1, t का पावर -1, और इसका पावर C। ये तो दोनों तरफ डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो m का पावर आएगा यहाँ पे A और यहाँ पे m का पावर B, तो m का पावर A प्लस B, और फिर L का पावर यहाँ पे -3 इंटू A, -3 है, और कहीं पे L नहीं है तो L का पावर -3A। T का पावर यहाँ पे है -3B और यहाँ पे -1 इंटू C, तो -3B -C। दोनों तरफ पावर इक्वेट करेंगे तो m का पावर यहाँ पे A प्लस B और यहाँ पे 0, तो A प्लस B बराबर 0। L का पावर यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 1, तो -3A = 1। T का पावर यहाँ पे -3B -C,
तो -3b माइनस सी, और यहाँ पे t का पावर 0, तो ये बराबर 0, दोनों तरफ टाइम का पावर इक्वेट किए। ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीन इक्वेशन के हेल्प से एबीसी का वैल्यू निकालेंगे और वापस यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, तो एस का पावर बी के जगह पर कुछ ना कुछ मिलेगा, तो यहाँ से उसको कंपेयर करेंगे तो एन का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड इक्वेशन का यूज करें तो ये माइनस उस तरफ जाएगा तो -1 होगा, और ये 3 नीचे में जाएगा तो ए का वैल्यू मिलेगा -1/3 सेकेंड इक्वेशन से। और इसी ए के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो बी का वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा a + b = 0 है, तो b बराबर, ये a उस तरफ जाएगा तो -a, तो यहाँ से मिलेगा b बराबर माइनस, और a के जगह पे -1/3, तो b का वैल्यू -1/3, ये मिला b का वैल्यू, a का वैल्यू -1/3। b के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो c का वैल्यू मिलेगा -3 इंटू b के जगह पे 1/3 -c = 0, तो 3 से 3 कटा, और यहाँ पे -c को उस तरफ ले जाएंगे तो +c, और इस तरफ -1, तो c बराबर -1। इसी ABC को यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो D प्रोपोर्शनल मिलेगा रो का पावर A, रो का पावर A, डेंसिटी का पावर A, और A का वैल्यू -1/3, तो -1/3, S का पावर B, और B का वैल्यू 1/3, F यानी कि फ्रीक्वेंसी का पावर C, और C का वैल्यू -1, तो ये रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ D, रो, S और F में। तो अब यहाँ पे देखिए D प्रोपोर्शनल है S का पावर 1/3 के। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे D प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, S का पावर 1/n है, तो n का वैल्यू क्या होगा। आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए, तो S के पावर में यहाँ पे है 1/3 और यहाँ पे है S के पावर में 1/n, तो n के जगह पे 3 मिला, तो n बराबर 3 मिला, तो n का वैल्यू 3 आएगा। ओके, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन था, इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बस डायमेंशनल एनालिसिस लगाना था इसमें। तो इसको देखिए ध्यान से और समझिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन में पूछा जा चुका है, जेईई मेन में पूछा जा चुका है, 2014 में ही शायद पूछा गया था। क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन ऑफ permittivity in free space, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट को, फ्री स्पेस का परमिटिविटी, तो इसका डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो ये देखिए कहाँ पे होता है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन है R, ये दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन है R, तो दोनों के बीच जो
कूलम्ब फोर्स लगता है चार्ज और चार्ज के बीच, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसी K का वैल्यू होता है 1/4πε0। ये मीडियम का प्रॉपर्टी है, तो इस K की जगह पे हम 1/4πε0 रख सकते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा F इंटू 4πε0 आर स्क्वायर, F इंटू 4πε0 आर स्क्वायर बराबर Q1 Q2 इंटू 1, Q1 Q2 इंटू 1। तो यहाँ से ε0 इक्वल टू आएगा Q1 बाय Q2 अपॉन Q1 Q2 बाय 4πf आर स्क्वायर, 4πf आर स्क्वायर। यहाँ पे ये 4π डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से देखिए ε0 का जो यूनिट होगा ये आएगा, चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकेंड, चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकेंड। कूलम्ब भी होता है, कूलम्ब भी होता है, पर ये कूलम्ब एम्पियर सेकेंड को ही बोला जाता है। एम्पियर सेकेंड का ही दूसरा नेम है कूलम्ब। चार्ज बराबर होता है I इंटू टी, चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम। तो यहाँ से चार्ज का यूनिट होगा, करंट का यूनिट एम्पियर और टाइम का यूनिट सेकेंड, और इसी का दूसरा नेम है कूलम्ब। तो Q का यूनिट एम्पियर सेकेंड, एक और Q है तो फिर से एम्पियर सेकेंड, और बाय ये 4π डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इस फोर्स का यूनिट kg मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो इस सेकेंड स्क्वायर को यहाँ पे ऊपर में लिखते हैं, और फिर ये आर स्क्वायर, आर लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए इसका यूनिट लिखा जाएगा एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड का पावर 1 + 1 + 2 4, एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड का पावर 4, और नीचे में केजी और मीटर का पावर 1 + 2 3, केजी और मीटर का पावर 3। अब अगर इसका डायमेंशन लिखें तो इसका डायमेंशन लिखा जाएगा a का पावर 2, ये s सेकेंड है और सेकेंड का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, तो कैपिटल T का पावर 4। नीचे में kg है, इसको ऊपर लाएंगे तो इसका डायमेंशन लिखा जाएगा m का पावर -1, और फिर नीचे में मीटर है, मीटर का डायमेंशन कैपिटल L और इसका पावर 3 है, और इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसको लिखा जाएगा कैपिटल L का पावर -3। ये है इस परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का डायमेंशन। m-1, L-3, A2 और T4। ओके, तो इसको देखिए ध्यान से और समझिए। यूनिट एंड डायमेंशन का ये दूसरा लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम लोग यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे कि किसी क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे ले जाएं, ये सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।